हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई टू विजिट स्कूल में। मेरा नाम राजवेंद्र सिंह है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी विधि जो कि एक लिखने की विधि है। और वो एक ऐसी विधि है दोस्तों, ऐसी लिखने की विधि है या लिखने की कला समझिए उसे, जिसके द्वारा आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को आसानी के साथ सिलेक्शन ले सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे जहाँ पे सरकारी नौकरियों की इतनी कमी है और प्रतिस्पर्धा का माहौल इस कदर हो गया है कि सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत हमको करनी पड़ती है। और इस माहौल में हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम आसानी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं भैया, आसानी से, बहुत प्यार से, और सरकारी नौकरी में किसी भी स्तर पर पहुंच सकते हैं। मैं इसी क्रम में आपको सिखाने जा रहा हूँ आशुलिपि। आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड, यानी कि लिखने की एक शॉर्टकट विधि। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आशुलिपि है क्या। दोस्तों, आशुलिपि लिखने की एक विधि है जिसके द्वारा किसी भाषण या कोई व्यक्ति बोल रहा हो और जैसे जैसे वो बोल रहा है उसी गति के साथ उसका लेखन भी अगर हमको करना है तो वो हम आशुलिपि के माध्यम से करते हैं। और आशुलिपि, जैसे कि मैंने बताया, तेज़ी से शॉर्टकट तरीके से लिखी जाती है। जब हम ये लिख लेते हैं, लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम संबंधित व्यक्ति के भाषण को भाषा लिपि में, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसमें उसका हम प्रतिलेखन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है स्टेनोग्राफी भी कहते हैं। आप अगर देख रहे होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोग्राफी, समझ रहे हैं। और इसी स्टेनोग्राफी का, इसको चाहे ध्वनि लेखन भी कह लो, शॉर्ट हैंड कह लो, आशुलिपि कह लो, तो इसका महत्वपूर्ण जो गुण है वो है गतिशीलता। गतिशीलता जी इसका प्रमुख गुण है। अब अगर मैं इसके बारे में और कुछ बताऊं आपको, तो इतिहास में कब से इसका प्रयोग हो रहा है, इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि दोस्तों, इतिहास में ना इसका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे आदिकाल है क्या, तो भाई साहब, आदिकाल जो है वो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के समय को आदिकाल कहा गया है। और इसको जो आदिकाल नाम दिया गया, ये हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने आदिकाल नाम दिया इस समय सीमा को। और आदिकाल को और भी कई नामों से जाना गया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो इन्होंने वीरगाथा काल कहा। एक और लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा। ठीक है ना। तो इस तरह से आशुलिपि का प्रयोग, तो इस तरह से आशुलिपि अस्तित्व में आई, मतलब मुख्य धारा से जुड़ी, और विश्व में हर जगह इसका प्रयोग। रोम एक ऐसी जगह है जहाँ से ये लिपि की शुरुआत हुई। अगर मैं कहूँ कि विश्व में रोम, रोम का है यूरोप में, इटली का एक शहर है, तो रोम से इस लिपि का शुभारंभ हो। इसके इतिहास के बारे में इतना ही। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीधे चैप्टर की बात करते हैं, कैसे इसको पढ़ाएं, क्या क्या इसमें ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए कुर्सी और मेज। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई नोटबुक। अब नोटबुक किस प्रकार की चाहिए भैया, साधारण नोटबुक भी चल जाएगी, ये वाली नोटबुक भी चल जाएगी, इसमें इस प्रकार की लाइनें हों, ये वाली भी चल जाएगी। लेकिन इसके लिए जो नोटबुक आती है वो रेड लाइन वाली आती है, रेड लाइन, उसमें रेड लाइन होती है। ये जो लाइन यहाँ पे ब्लू लाइन है ना, इसकी जगह होती है रेड, रेड लाइन्स होती हैं। तो इसके, और छोटी बुक होती है वो, नोटबुक थोड़ा सा छोटी होती है, वो स्पेशल उसके लिए आती है, स्टेनो के लिए आती है। ठीक है ना। उसके बाद पेन होना चाहिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी का, पेंसिल भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब एक तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, मुख्य रूप से कि भैया
हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला में फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजनों में क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, स्वर के बारे में बता देता हूँ। स्वर हैं क्या, क्या होते हैं स्वर? अंग्रेजी में कहते हैं वोवल्स। तो क्या होते हैं ये, चलिए मैं बता देता हूँ। अ, ये पहला अक्षर है, ओ आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ये हो गया री। ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। तो ये तो हुए स्वर, ये क्या हुए स्वर, इनको हम कह सकते हैं ये हैं भाई साहब स्वर, ठीक है ना। ये तो वे साहब स्वर। अब मैं बात कर लेता हूं व्यंजन की। व्यंजन, तो वैसे व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की बात कर लेता हूं सर। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, अक्ष, तर, ज्ञ। दो अन्य व्यंजन भी हैं, अड़ा और अड़ा, ये भी मैंने ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। स्वर की जो परिभाषा है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वो हैं जो कि स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं और आपको चीज़ें और बता दूं कि क, ख, ग, घ, ग, इसको कहते हैं का वर्ग, ये का वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दूसरा चौ, छ, जौ, झौ, यों, ये चा वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। टौ, ठौ, डौ, ढौ, अणो, ये टौ वर्ग के अंतर्गत आ जाता है।
इसी तरह तौ थौ दौ ध नौ, ये तो वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। प फ ब भ म, ये प वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए य र ल व, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श श श ह, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अक्षर तरह ज्ञ और एक श्री भी आता है स्र, तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस हिंदी वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, और इसी तरह च ट त प अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों अब समझिए कि ये जो क ख ग घ य हैं, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इतना मैंने बता दिया। और ये कंठ से बोले जाते हैं, यानी कंठ गले से ये निकलते हैं, बोलते वक्त गले का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चा वर्ग के जो व्यंजन हैं वो तालव्य होते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। मतलब कि जो हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा है च छ, उसको जीभ का जो है बीच वाला भाग टच करता है। च छ ज झ य, ठीक है ना। तो इसको यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है हमारे मुंह का, उसको हमारे जो जीभ का जो बीच वाला पार्ट है, एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उसके बाद का जो पार्ट है जीभ का, वो टच करता है ऊपर, तालू से टच करता है, तो तब ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद टा वर्ग की बात आती है। टा वर्ग वाले व्यंजन जो हैं उसमें मूर्धन्य, यानी कि मैं आपको सीधे सीधे सेटों में बताऊं कि ये वो व्यंजन हैं जिससे जीभ का अग्रिम हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, जीभ का आगे वाला हिस्सा, ये तालू से टकराता है। टा ठा, ये आगे वाला टच कर रहा है, मुड़ भी रही है जीभ, तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर त थ द ध न, ये ता वर्ग के हैं, और ता वर्ग के व्यंजन दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इनको कहते हैं दंत्य व्यंजन। दंत्य, ये दंत्य होते हैं, ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो यानी जीभ का जो हिस्सा है वो दांतों से टकराता है। उसके बाद प वर्ग के जो व्यंजन हैं वो प फ ब भ म, प वर्ग। और ये जो व्यंजन हैं ये होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना प, तो दोनों होंठ टकरा रहे हैं आपस में, तो ये होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे, य र ल व। तो इसमें तो मैं आपको सीधे बता दूं कि र और ल जो हैं वो, ये दोनों, ये दांतों से जब जीभ टकरा रही है तब इनका उच्चारण हो रहा है। वो वाला जो है ये दांतों और होंठों की सहायता से बोलने वाला व्यंजन है। और जो य जो है ऐसी है, ये मतलब आप यूं मान के चलें कि सीधे निकल रहा है, य, जीभ कहीं नहीं टकरा रही है, य को बोलते हैं। तो य र ल वो, इनको अंतस्थ व्यंजन के रूप में रखा गया है। अंतस्थ मतलब सीधे ही ये स्वर जो है, व्यंजन जो है
सीधे ही ये व्यंजन बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद श श श ह, ये कौन सा सौ है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो ये वाला सौ है वो तालव्य सौ है, यानी श जब हम बोलेंगे तो हमारे जीभ का जो है बीच का हिस्सा, या हम ये कह सकते हैं कि जीभ का जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है ना, उसका थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा तालू से टकराए तो ये वाला सौ निकलेगा। ये वाला सौ कहलाता है मूर्धन्य सौ, यानी कि जीभ मुड़ती है इसमें और जीभ का जो पहला वाला हिस्सा है वो तालू से टकराता है। उसके बाद ये जो सौ है ये दंत्य सौ कहलाता है, कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। जीभ का मुख्य खेल है जीभ का। ठीक है ना। ह जो है ये कंठ से निकलता है, वैसे कंठ से निकलता है। और इस श श श ह को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म इसलिए बोलते हैं कि इसमें हवा ज़्यादा निकलती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। ये संघर्षी भी कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी। ठीक है ना। तो ये तो हुई बात। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, तर, ज्ञ, स्र। जो अक्ष है वो मैं आपको बता दूं सर, जो अक्ष है वो दो शब्दों से, दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। एक तो क का आधा हिस्सा हलंत के रूप में क लिखेंगे, प्लस श, ये वाला सौ, मूर्धन्य सौ की सहायता से बनता है अक्ष। उसके बाद ये तर्रा है। ये जो तर्रा है ये बनता है दो व्यंजनों से, तो और रो से। तो भी इसमें आधा लेना होता है, आधा तो और रो पूरा, तो ये तरा बनता है। फिर ज्ञा जो बनता है, ज्ञा बनता है जौ से, जौ प्लस इयों, ये जौ आधा लेंगे, ठीक है, और यों, तो इससे बनता है ज्ञों। स्र जो है, अब ये स्र की बात करते हैं, तो स्र जो बनता है वो बनता है किससे भाई? ये वाला सौ, ये वाला सौ है कौन सा? ये वाला सौ है कौन सा? इसको कहते हैं भाई साहब तालव्य सौ। इसके साथ रॉ जुड़ेगा तो ये बनेगा, समझ रहे हो? तो ये व्यंजन है। हिंदी व्याकरण का भी थोड़ा सा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। थोड़ा सा ज्ञान अगर हम बात करें तो स्वरों की बात भी कर, और अ जो है ये कंठे से बोले जाते हैं। स्वरों की अगर बात करूं तो और कंठे से बोले जाते हैं, कंठ्य से। और ई ये बोले जाते हैं तालव्य, ठीक है। और उ ये फिर कंठे से बोले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह री, ये मूर्धन्य। ए आई दोस्तों ये कंठ और तालु से मिलकर के बोला जाता है, कंठ और प्लस तालु, ठीक है ना। ओ और औ ये ओष्ठ यानी होंठों से और कंठ से मिलकर के ये दोनों व्यंजन बोले जाते हैं। अंग आहा, ये दोनों जो स्वर हैं इनको कहते हैं आयोगवाह स्वर। आयोगवाह जो कि नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें जो मुख्य रूप से मैं बताना भूल ही गया कि ये जो गौ, यो, अणो, नो, मो हैं, ये जो हैं ये नासिका से बोले जाते हैं, नासिका से भी बोले जाते हैं। गौ, यो, अणो, नो, मो ये नासिका द्वारा भी बोले जाते हैं।